वेलकम टू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम जियोग्राफी के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप उसको जाकर के जरूर देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम अध्याय 2 को पढ़ें, जिसका नाम है ग्रह सौर मंडल में पृथ्वी। इस अध्याय के अंदर हम प्लैनेट, अर्थ, सोलर सिस्टम और इसके साथ साथ और भी चीजों के बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा अपने अध्याय की ओर, जिसका नाम है ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा और अन्य प्रकाशमान पिंड जो आकाश में दिखाई देते हैं, आकाशीय पिंड कहलाते हैं। कुछ आकाशीय पिंडों की अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है, जो अत्यंत अधिक मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तारे कहलाते हैं। जिनके पास अपनी लाइट और अपनी हीट है, वो क्या कहलाएंगे? स्टार। सन क्या है हमारा? स्टार। सन के पास अपनी एक लाइट है और हीट है। तारों के समूह की निश्चित आकृति को तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह का एक विशाल निकाय तथा धूल, गैस के बादल आदि क्या कहलाते हैं? गैलेक्सी। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा गैलेक्सी का हिस्सा है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा गैलेक्सी का हिस्सा है। करोड़ों गैलेक्सी को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। तो ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। इस अध्याय में आगे सौर मंडल या सोलर सिस्टम या सौर तंत्र, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए इसको भी पढ़ें। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। सूर्य, जो कि सौरमंडल का जन्मदाता है, एक तारा है, क्योंकि इसके पास अपनी ऊर्जा और अपनी प्रकाश है। चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है सन यानी कि सूर्य। सूर्य एक विशाल तारा है तथा हमारे सौरमंडल का केंद्र है। इससे बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश तथा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अतः सौरमंडल के वे पिंड जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे कि पृथ्वी या हमारे जितने भी ग्रह या उपग्रह हैं, जिनमें अपना प्रकाश नहीं है, तो वे सभी सूर्य से प्रकाश लेते हैं और फिर प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी पर जीवन का विकास सौर ऊर्जा के कारण ही संभव हो सका। अत्यधिक ताप तथा दाब के कारण सूर्य में नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का बाहरतम भाग यानी जो बाहरी हिस्सा है, जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, उसको कोरोना कहते हैं। जैसे कि सूर्य इतना बड़ा है और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इतना एरिया मान लो ढक गया चांद की वजह से, तो जो हिस्सा दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? कोरोना। सूर्य के सेंटर में यानी कि सन का जो सेंटर है, वहां पर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, जबकि सूर्य का जो आउटर लेयर है, जो बाहरी हिस्सा है, वहां पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो ये कुछ बातें थी, इसको आप ध्यान रखेंगे कि कोरोना किसे कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण के वक्त हमें जो सूर्य का बाहरी हिस्सा दिखता है, उसको क्या कहते हैं? कोरोना। उसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सेंटर में यानी कि केंद्र में कितना तापमान है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आइए आगे बढ़ते हैं हम ग्रह के बारे में यानी कि प्लेनेट के बारे में। तो ग्रह किसे कहते हैं? तो वे आकाशीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है तथा वे दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित या चमकते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। वर्तमान समय में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, क्योंकि वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया था। सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। उससे दूर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि,
अरुण तथा वरुण। इनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को बाह्य ग्रह यानी कि एक्सटर्नल प्लैनेट कहते हैं। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा इस प्रकार है। द्रव्यमान यानी कि मास के अकॉर्डिंग, प्लैनेट के मास के अकॉर्डिंग इनका अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटा किस प्रकार इनका क्रम है। तो देखिए, सबसे बड़ा प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम का वो है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, उससे छोटा शनि, उससे छोटा वरुण, फिर अरुण, उससे छोटा पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र, उससे छोटा मंगल और सबसे छोटा बुध। तो एक बार आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा सन यानी कि सूर्य और ये सारी ऑर्बिट्स हैं जिनमें ग्रह जो हैं वो घूम रहे हैं। ये एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इसके अंदर के सारे ग्रह ये इनर प्लैनेट कहलाते हैं और इसके बाहर के सारे ग्रह आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। तो हमारे 4 इनर प्लैनेट है, 4 आउटर प्लैनेट है। इनके सीक्वेंस को याद करने का एक बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है, वो इस प्रकार है, एम वेम जे सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। एम वेम जे सन, आप इससे याद कर सकते हैं बहुत आसानी से, सूर्य के पास से लेकर के दूर तक के ग्रहों का क्रम। सबसे पास का ग्रह मरकरी, उससे दूर वीनस, उससे दूर अर्थ, फिर मार्स और इन चारों को क्या कहते हैं हम, इनर प्लैनेट। उसके बाद आ जाता है एक एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर अंत में नेपच्यून। बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। क्या याद रखना है, एम वेम जे सन। चलिए आगे देखते हैं कि इस अध्याय में आगे और क्या बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं ग्रहों के बारे में। तो सबसे छोटा और सबसे पास का ग्रह कौन सा है, तो बुध, जिसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, जिसको आप एम से याद रख सकते हैं। तो बुध ग्रह के बारे में देखिए क्या बताया गया है। बुध जो है वो सूर्य का सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है, यानी कि वहां पर वायुमंडल नहीं है। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय यानी कि 88 दिन में करता है। बुध का अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, इस कारण यहाँ पर ग्रहण नहीं लगता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम शुक्र के बारे में यानी कि वीनस के बारे में, जिसको आप वी से याद रखेंगे। शुक्र यानी कि वीनस, शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है। बुध की तरह शुक्र के भी अपने उपग्रह नहीं है, यानी कि ना ही बुध के पास कोई सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, और ना ही शुक्र यानी कि वीनस के पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है, यानी कि जो सूर्य के चक्कर लगाता है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर करता है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है। इस वजह से क्या होता है कि ये पूरे ही सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। जबकि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह, लेकिन इस पर वायुमंडल नहीं है। और शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है और उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस कारण सूर्य के सबसे पास होने के बाद भी बुध ग्रह जो है उतना गर्म नहीं है जितना शुक्र ग्रह है। तो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो वीनस है, यानी कि शुक्र ग्रह है। इसका रीजन क्या है कि इसके पास वायुमंडल है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा है। इसके बाद है सूर्य तथा चंद्रमा के बाद पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला आकाशीय पिंड है कौन सा, शुक्र। इसका आकार तथा द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, तो वो शुक्र को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साइज और मास में लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसे शाम का तारा तथा सुबह का तारा भी कहा जाता है। इसके बाद है पृथ्वी यानी कि अर्थ, जिसको आप ई से याद रखेंगे। यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है एवं सभी ग्रहों में आकार 5वां स्थान रखता है। जैसा कि हमने ऊपर ही पढ़ा था, जब हम ग्रहों के द्रव्यमान के अनुसार पढ़ रहे थे, उसमें हमने जाना था कि पृथ्वी जो है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है।
यानी कि अपने अक्ष पर जब ये घूमती है तो ये किस डायरेक्शन में घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट। ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस डायरेक्शन में घूमती है? तो वेस्ट टू ईस्ट। चौथा जो हमारा ग्रह है वो है मंगल यानी कि मार्स, जिसको आप एम से याद रखेंगे। तो मंगल ग्रह का नामकरण रोमन युद्ध के देवता के नाम पर किया गया। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह के वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा सकती है। इस पर जल की उपस्थिति का पता चला है, जिसे सबसे पहले भारत ने ही ढूंढा था। फोबोस तथा डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। इसके बाद है बृहस्पति यानी कि जुपिटर, जिसको आप जे से याद रखेंगे। तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तथा यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्षों में करता है, यानी कि 11 वर्ष 9 महीने में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। गैनीमीड उपग्रह बृहस्पति का ही नहीं वरन सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? तो गैनीमीड। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैस पाई जाती है। बृहस्पति का वायुमंडल दाब पृथ्वी के वायुमंडल दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। इसके पास रेडियो तरंग है, जिसके कारण इसमें तारा तथा ग्रह दोनों का ही गुण पाया जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे सौर मंडल में ऐसा कौन सा ग्रह है जो तारा और ग्रह दोनों ही गुण को रखता है? तो वो कौन सा ग्रह है? तो वो जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। इसके बाद है शनि यानी कि सैटर्न, जिसको आप एस से याद रखेंगे। तो शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी, यानी कि 29 साल 5 महीने। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ये वलय अत्यंत छोटे कण बर्फ आदि के बने हुए हैं और ये इसी की चारों तरफ घूमते रहते हैं। शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। इसमें टाइटन उपग्रह सबसे बड़ा है। शनि के निर्माण में गैसों का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कारण इसका घनत्व पानी से भी कम है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है हमारे पूरे सौर मंडल में जिसका घनत्व पानी से भी कम है, जिस कारण अगर इसको पानी में रखा जाए तो ये पानी में तैरने लगेगा। शनि के वायुमंडल में बृहस्पति की तरह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे पानी में अगर रखा जाए तो वो तैरने लगेगा? इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। इसके बाद है अरुण यानी कि यूरेनस, जिसको आप यू से याद रखेंगे। यूरेनस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसका अक्षीय झुकाव अन्य ग्रहों से सर्वाधिक है, इस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को यानी कि यूरेनस को। ध्रुवीय प्रदेश में इसे सूर्य से सर्वाधिक ताप तथा प्रकाश की प्राप्ति होती है। अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है। अरुण ग्रह शुक्र की भांति सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। इस कारण इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय यानी कि जो सूर्य उगता है वो पश्चिम दिशा में उगता है और सूर्यास्त पूर्व दिशा में होता है। इसके बाद देखिए क्या बताया गया है। अरुण के वायुमंडल में शनि के वायुमंडल के समान कई गैसें पाई जाती हैं। अरुण के भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। और इसके बाद है वरुण यानी कि नेपच्यून, जिसको आप एन से याद रखेंगे। इस ग्रह की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने की थी। यह 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। वरुण के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें विद्यमान हैं। वरुण के 13 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन व मैरिड प्रमुख उपग्रह हैं। आगे देखिए बताया गया है सप्तऋषि तारामंडल के बारे में। आइए इसे भी एक बार देखें। बिग बियर को अर्सा मेजर, ग्रेट बेयर भी कहते हैं। इसका अर्थ बड़ा भालू होता है। हिंदी में इसे सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसे 7 तारों के समूह के रूप में देखा जाता है।
इनमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं इसकी इमेज को। यहाँ देखिए 7 तारे हैं कुल, 1 2 3 4 5 6 7, जिनमें से 4 तारे जो हैं वो चौकोर हैं और 3 जो हैं तिरछी रेखा में। इसको क्या कहते हैं? बड़ा भालू, बिग बियर, अर्सा मेजर या ग्रेट बियर। आइए इन सभी के बाद हम अपनी पृथ्वी के बारे में थोड़े और डिटेल में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी, अर्थ के वायुमंडल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। जल की उपलब्धता होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसके बाद है पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण वह सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की गतियों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन। आइए इनके बारे में जानते हैं और जानते हैं कि अर्थ के रोटेशन से और अर्थ के रिवॉल्यूशन से किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। तो पृथ्वी की पहली गति है घूर्णन गति यानी कि रोटेशन। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की तरह घूमती रहती है। जैसे कि ये सन है तो पृथ्वी इसके चारों ओर भी घूमती है और इसके साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? रोटेशन। और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन। इसी के बारे में बताया गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं रोटेशन के बारे में। तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की तरह घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी को अपना एक रोटेशन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट लगते हैं और पृथ्वी के रोटेशन के ही कारण दिन और रात होते हैं। तो ये तो था रोटेशन के बारे में। आइए जानते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन तथा 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन। जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन आता है। यह अतिरिक्त 6 घंटे जो होते हैं ना, ये चौथे वर्ष में जोड़ दिया जाता है, जो एक दिन बन जाता है। इसी को फिर हम लीप ईयर बोल देते हैं, जो 366 दिन का हो जाता है। देखिए जैसे कि 365 दिन 6 घंटे पृथ्वी को लगे हैं पहले साल, फिर दूसरे साल भी 365 दिन 6 घंटे, फिर तीसरे साल 365 दिन 6 घंटे और फिर चौथे साल 365 दिन 6 घंटे। तो जो चौथा साल होगा उसमें देखिए इसको आप जोड़िए, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, ये मिलकर के बना देंगे 24 घंटे और 24 घंटे का एक दिन होता है। इसलिए हम इस 6 घंटे को उठा करके चौथे साल में जोड़ देते हैं, जो एक दिन को बढ़ा देता है। चौथे साल को हम लीप ईयर कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं। तो यहाँ आपने जाना पृथ्वी की 2 गतियों के बारे में। पहला था रोटेशन, दूसरा था रिवॉल्यूशन। दोनों में ही कितना कितना समय लगता है इसको भी आपने जान लिया होगा। लीप ईयर कैसे हो जाता है इसको भी आपने जान लिया है। चलिए आगे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इंटीरियर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि पृथ्वी जो है वो अंदर से किस प्रकार की है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं क्रस्ट, उसके नीचे वाले हिस्से को कहते हैं मेंटल और जो सेंटर में है उसको कहते हैं हम कोर। यानी कि अगर ये पृथ्वी है तो इसका जो सेंटर है इसको कहते हैं कोर, इसके ऊपर जो है उसको कहते हैं मेंटल और जो सबसे ऊपर की लेयर है इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट। हिंदी में इसको परपटी भी कहते हैं। आइए इन सभी के बारे में भी जानते हैं। तो सबसे ऊपर पृथ्वी के क्या है? क्रस्ट। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी संरचना है। इसकी मोटाई 100 किलोमीटर मानी जाती है। यानी कि क्रस्ट जो है केवल पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर अंदर तक ही है। यह पृथ्वी के कुल आयतन के 1% से भी कम भाग का प्रतिनिधित्व करता है। भूपर्पटी का घनत्व अन्य दोनों सतहों से काफी कम होता है। भूपर्पटी
हल्के तत्वों से बनी होती है जिसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। इस कारण इसे सियाल भी कहा जाता है, यानी कि सिलिका का Si और एल्युमिनियम का Al क्या बन गया, सियाल। भूप्रपटी को घनत्व के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाली सतह को ऊपरी भूप्रपटी और नीचे वाली सतह को निचली भूप्रपटी कहा जाता है। आइए इसके बाद हम मेंटल के बारे में जानें। पृथ्वी की जो दूसरी लेयर है वो है मेंटल। भूप्रपटी के नीचे तथा कोर से ऊपर मेंटल संरचना पाई जाती है। इसका विस्तार 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। घनत्व के आधार पर मेंटल को दो भागों में बांटा जाता है। निचले मेंटल का घनत्व ऊपरी मेंटल से अधिक होता है। मेंटल में सिलिका तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इस कारण इसे सीमा यानी कि Si सिलिका का, मैग्नीशियम का Mg, इसको जोड़ के क्या बनाया गया, सीमा। तो इसी कारण इसको सीमा भी कहा जाता है। मेंटल का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% एवं द्रव्यमान का लगभग 68% है। इसके बाद आइए जानते हैं कोर के बारे में, जिसको क्रोड भी कहते हैं। पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक संरचना है, यानी कि जो सबसे अंदर है, वो क्या कहलाती है, तो कोर या फिर क्रोड। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना है। इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर तक है। इसका मतलब हमारे पृथ्वी का जो रेडियस है वो कितना है, 6400 किलोमीटर, और इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। कोर का निर्माण भारी तत्वों से हुआ है। कोर में निकेल और लोहे की प्रधानता है। इसी कारण इसको निफे कहते हैं। निकेल का Ni और लोहे का Fe क्या बन गया, निफे। तो हमने सियाल, सीमा और निफे के बारे में पढ़ा। किसको निफे कहते हैं, किसको सीमा कहते हैं और किसको सियाल कहते हैं, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। कोर का आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। घनत्व के आधार पर कोर को आंतरिक कोर तथा बाह्य कोर में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर जो है वो होता है क्रस्ट यानी कि परपटी, उसके नीचे होता है मेंटल, और सबसे नीचे जो होता है यानी कि जो सेंटर में होता है वो कोर। आइए इसके बाद हम पृथ्वी के प्रमुख मंडलों के बारे में पढ़ें। स्थल मंडल तथा जल मंडल पृथ्वी के प्रमुख मंडल है। पृथ्वी की सतह एक जटिल मंडल है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख अंग आपस में मिलते व अंतःक्रिया करते हैं। स्थल मंडल को इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं और जल मंडल को इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी की सतह का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। वायु की परतें जो पृथ्वी को चारों दिशाओं से घेरे हुए है क्या कहलाती है, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। जल पृथ्वी की सतह के बड़े भाग पर पाया जाता है तथा इस जल आच्छादित क्षेत्र को क्या कहते हैं, जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल में जल विभिन्न रूपों में पाया जाता है जैसे कि बर्फ, जल वाष्प और जल। यानी कि हाइड्रोस्फीयर में जो पानी पाया जाता है वो अलग अलग प्रकार से पाया जाता है, जैसे कि ग्लेशियर या आइस के रूप में, वाटर वेपर्स के रूप में और लिक्विड के फॉर्म में यानी कि वाटर के रूप में। जीवमंडल पृथ्वी की सतह पर मौजूद वह सीमित क्षेत्र है जहां जमीन, जल और वायु संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं, और जीवमंडल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बायोस्फीयर। ये वो वाला एरिया होता है जहां पर जमीन, जल और वायु तीनों ही संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं यानी कि बैलेंस फॉर्म में पाए जाते हैं, और यहाँ पर ही हम लोग रह सकते हैं। हम केवल जलमंडल पे नहीं रह सकते, हम केवल वायुमंडल में नहीं रह सकते, हम केवल स्थल मंडल में नहीं रह सकते, हमें इन तीनों की ही आवश्यकता होती है। तो जहां पर भी ये तीनों संतुलित अवस्था में पाए जाते हैं वहीं पर जीवन का विकास होता है। यह मंडल जीवन के सभी रूपों के विकास के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण करता है। आइए इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्थल मंडल के बारे में यानी कि लिथोस्फीयर के बारे में। ये किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के ठोस भागों को
स्थलमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी के क्रस्ट भाग में पाए जाने वाले चट्टान तथा पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली मृदा की पतली परत आते हैं। इसमें पोषक तत्वों की प्रधानता होती है। मृदा का यह स्तर जीवी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी की सतह को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, वृहद भूखंड जिसे महाद्वीप कहते हैं तथा वृहद जल क्षेत्र जिसे महासागर बेसिन कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। समुद्री जल स्तर सभी जगह पर समान रहता है। ऊंचाई का मापन समुद्री सतह से किया जाता है जिसे शून्य स्तर माना जाता है। जैसे कि ये पृथ्वी की एक सतह है और यहाँ पर पानी है, फिर एक सतह है। तो पृथ्वी से किसी भी चीज की जो ऊंचाई नापी जाती है वो इस जमीन से नहीं नापी जाती है, बल्कि जहां पर पानी है उसके सतह से नापी जाती है। इसको मान लिया जाता है 0 और यहाँ से नापा जाता है। तो आप देखते होंगे कभी किसी स्टेशन वगैरह में जाते होंगे तो वहां पे बोर्ड लगा होता है, उस स्टेशन का नाम लिखा होता है और वहां पे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। क्योंकि समुद्र तल जो है वो हर एक जगह क्या है, इवन है, एक समान है। लेकिन पृथ्वी की जो सतह है वो हर जगह एक समान नहीं है। पहाड़ों पर अलग है, गड्ढों में अलग है। लेकिन जो समुद्र है यानी कि महासागर वगैरह है, उसके नीचे जो जमीन है वो क्या है, हर जगह ही एक समान है। इसलिए कभी भी ऊंचाई जो नापते हैं वो समुद्र तल से नापी जाती है। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ये नेपाल में है। इसकी ऊंचाई समुद्री सतह से 8848 मीटर है। ये गलत प्रिंट हो गया है यहाँ पर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848, और इसकी ऊंचाई में अभी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 0.5 मीटर ये और बढ़ गया है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी हुई, 8848.5 मीटर। और सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच यानी कि गर्त है, जिसकी गहराई समुद्र सतह से 11,022 मीटर है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये कई बार सवाल में पूछा भी गया है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची सतह कितनी ऊंची है, तो 8848.5 मीटर। और पृथ्वी की सबसे गहरी सतह कितनी गहरी है, तो 11,022 मीटर। क्या नाम है इसका, तो मेरियाना ट्रेंच यानी कि मेरियाना गर्त, या इसको कई बार मोरियाना ट्रेंच भी कहते हैं। ये कहाँ पर है, तो पैसिफिक ओशियन के अंदर यानी कि प्रशांत महासागर में। इसके बाद है पृथ्वी का बदलता स्वरूप। वर्तमान समय में पृथ्वी का स्वरूप अपने पूर्ववर्ती स्वरूप से भिन्न है, यानी कि जैसे पहले था उससे काफी अलग है वर्तमान में हमारी पृथ्वी। साथ ही भविष्य में इसका स्वरूप वर्तमान से भिन्न हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी का स्वरूप समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। जैसे जहां बहुत पहले टेथिस सागर था, वहां आज हिमालय पर्वतमाला पाई जाती है। तो पृथ्वी जो है वो समय के अनुसार अपने आप को, अपने स्वरूप को बदल रही है। जैसे पहले थी वैसे अब नहीं है, और जैसे अब है वैसे आगे नहीं रहेगी। आइए पृथ्वी के ऊपर होने वाली अलग अलग गतिविधियों के बारे में पढ़ें, जिसमें पहला है ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो। ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है और जिसके माध्यम से तप्त गैस, तरल लावा, राख, जल वाष्प आदि का निर्गमन होता है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर कहीं कोई छेद रह जाए जिसका कनेक्शन पृथ्वी के कोर तक हो जाए या मेंटल तक हो जाए। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत मैग्मा के निकलने से लेकर धरातल या उसके अंदर विभिन्न रूपों में ठंडा होने की प्रक्रिया शामिल है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में निरंतर उद्गार होता रहता है, प्रसुप्त में कभी कभार परंतु लगातार नहीं होता, और शांत ज्वालामुखी में कोई भी उद्गार नहीं होता। पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होती है, जिसे उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है
उसको क्या बोलते हैं हम? उपसौर। और ये डेट क्या है? 3 जनवरी। तथा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? अपसौर। उपसौर के अंदर पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे नजदीक होती है और अपसौर में पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे दूर होती है। आप डेट भी याद कर सकते हैं, 3 जनवरी यानी कि उपसौर, 4 जुलाई यानी कि अपसौर। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात की अवधि बराबर होती है क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है, इसी को इक्वेटर कहते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर 6 महीने तक दिन तथा 6 महीने तक रात्रि रहती है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात होती है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं एवं उन अवस्थाओं में मौसम परिवर्तन होता है। 21 जून की स्थिति इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है एवं उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहां ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। गोलार्ध का मतलब होता है पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। 21 जून को नॉर्थ पोल में सबसे लंबा दिन होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नॉर्थ पोल में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून। 22 दिसंबर की स्थिति, इस समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी तथा रात की अवधि छोटी होती है क्योंकि सूर्य जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ आ गया है। 21 मार्च तथा 23 सितंबर की स्थिति, इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है अतः सर्वत्र दिन तथा रात की अवधि बराबर होती है। 21 मार्च को बसंत विषुव तथा 23 सितंबर को शरद विषुव कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने मौसम के बारे में जाना कि किस प्रकार मौसम परिवर्तित होता है पृथ्वी के ऊपर, कौन सा दिन है जो सबसे लंबा दिन कहलाता है। आइए इसके बाद चंद्रमा यानी कि मून के बारे में पढ़ें। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट कौन है? चंद्रमा। यह पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा अपने अक्ष पर लगभग 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में एक चक्कर लगाता है और इतना ही समय उसको पृथ्वी की चारों ओर घूमने में भी लगता है, जिस कारण हमें उसका केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत लिबनिट्ज जो कि 35,000 फीट ऊंचा है। आइए इसके बाद जानते हैं ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस प्रकार लगता है। पृथ्वी तथा चंद्रमा की गति के कारण ग्रहण की स्थिति बनती है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति व्युति या सिजिगी कहते हैं। ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है सूर्य ग्रहण, दूसरा होता है चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण देखो कैसा लगता है, जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाए। जैसे कि ये जो है वो हमारा सन है, ये तो कहीं जाता नहीं है, इसके चारों ओर जो है पृथ्वी घूमती रहती है। जैसे कि यहाँ पर पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता रहता है। तो मान लो चंद्रमा जो है वो इस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। हम लोग रहते हैं पृथ्वी पे और ये एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, इसी को कहते हैं सरल रेखा। जब एक सीधी रेखा में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। कोई भी छोटी चीज अगर पास से देखी जाए तो बड़ी लगती है और कोई भी बड़ी चीज दूर से देखी जाए तो छोटी लगती है। तो सूर्य जो है वो आकार में बहुत बड़ा है लेकिन ये दूर है, इसीलिए ये छोटा दिखता है। चंद्रमा जो है वो आकार में सूर्य से छोटा है लेकिन वो पृथ्वी के पास है, इस कारण ये बड़ा दिखता है। तो जब ये एक सीधी रेखा में आते हैं तो पृथ्वी से जब हम सूर्य को देखते हैं तो बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण हमें सूर्य दिखाई नहीं देता या फिर सूर्य का केवल बाहरी भाग दिखाई देता है, जिसको तो कोरोना कहते हैं, ये आपको पता है। ऐसी अवस्था में जब सूर्य पूर्णतः नहीं दिखाई दे तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण।
जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस दिन क्या होती है? अमावस्या। तो सूर्य ग्रहण वाले दिन चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच आ जाता है, जिस कारण हमें सूर्य दिखाई नहीं देता या सूर्य पूर्णतः दिखाई नहीं देता। तो हम क्या बोलते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया है। और वो दिन कौन सा होता है? तो अमावस्या का दिन होता है। चंद्र ग्रहण में क्या होगा? तो देखिए वही हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी की ऑर्बिट है, ये पृथ्वी का ऑर्बिट है, यहाँ पर हमारा अर्थ है। अब क्या होगा? चंद्रमा जो है, जो पहले यहां पर था, वो घूमते 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 क्या करेगा? पृथ्वी के इस तरफ आ जाएगा, फिर से एक सीधी रेखा में आ जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ? चंद्रमा और सूर्य, ये हमारा सूर्य है, इस बार क्या हुआ? ये हमारा अर्थ है, ये मून और ये सन। तो देखो चंद्र ग्रहण के वक्त क्या हुआ? मून और सन के बीच में क्या आ गया? अर्थ आ गया। तो क्या लग जाता है? चंद्र ग्रहण। जैसे सूर्य ग्रहण के वक्त हमें सूर्य दिखाई नहीं देता ना, चंद्र ग्रहण के वक्त चांद पूरा दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है। और ये जो रात होती है वो पूर्णिमा की रात होती है। ये जो दिन होता है वो कौन सा दिन होता है? तो पूर्णिमा का दिन होता है। तो अब यहाँ से आपको काफी चीजें समझ में आई होगी और कुछ सवाल भी आपको समझ में आए होंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए? मून, तो क्या लग जाएगा? सूर्य ग्रहण। और ये कौन सा दिन होता है? तो अमावस्या। कौन सा दिन होता है सर? ये अमावस्या, अमावस्या का दिन होता है ये। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और मून के बीच में आ जाए। पृथ्वी जो है यानी अर्थ, वो सन और मून के बीच में आ जाए, तब चंद्र ग्रहण लगता है। और ये कौन सा दिन होता है? तो पूर्णिमा का दिन या पूर्णमासी का दिन होता है। तो उम्मीद है आपको ग्रहण समझ में आ गया होगा कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस प्रकार लगते हैं। आइए इसके बाद क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ें। आपने देखा होगा कि हमारे जो 4 इनर प्लैनेट हैं और 4 आउटर प्लैनेट है, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी थी, जिसमें काफी सारे क्षुद्र ग्रह जो है घूमते रहते हैं। तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड है। इनकी अनुमानित संख्या 40,000 है। इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से हुई। यानी कि जब ग्रह विस्फोट कर गए थे तो उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वही क्या बन गए? क्षुद्र ग्रह। और यही इस पट्टी में घूमते रहते हैं लाइन से, जिनकी संख्या लगभग 40,000 है। और ये भी घूम घूम करके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये था क्षुद्र ग्रह के बारे में। आइए आगे देखते हैं और जानते हैं कि आगे और क्या बताया गया है। तो क्षुद्र ग्रह के बाद आइए जानते हैं उल्का पिंड के बारे में। ये अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म यानी कि बहुत ही छोटे ब्रह्मांडीय कण है। धूल व गैस निर्मित ये पिंड जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा कहा जाता है। ये पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं, उल्काशम कहते हैं। यदि पूरी तरह से नहीं जल पाते तथा अवशेष बच जाते हैं तो उसे उल्कापिंड कहते हैं। आइए इसके बाद पृथ्वी के महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी पर 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं। ये सभी महाद्वीप महासागरों द्वारा एक दूसरे से पृथक यानी कि अलग किए जाते हैं। तो पहले है एशिया महाद्वीप यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल भूभाग का 1/3 भाग पर विस्तृत है, यानी कि 1/3 भाग पर अकेला फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। एशिया व यूरोप को यूराल पर्वत तथा उसकी श्रेणियां अलग करती हैं। यानी एशिया और यूरोप के बीच में कौन सा पर्वत है? तो यूराल पर्वत। एशिया व यूरोप के स्पर्श भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यानी कि इस पर्वत के आसपास एरिया को क्या कहते हैं? यूरेशिया। उसके बाद यूरोप। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यह एशिया से काफी छोटा महाद्वीप है। आर्टिका वृत्त इस महाद्वीप
से गुजरता है। यह 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके बाद है अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। एशिया के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों ही रेखाएं गुजरती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही रेखा गुजरती है? तो कौन सा महाद्वीप है वो? अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है? अफ्रीका में है। इसी तरह से आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यही छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में बहती है। यह महाद्वीप सभी दिशाओं से महासागरों व सागरों से घिरा हुआ है। इसके बाद है उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। यह पृथ्वी पर स्थित तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह एक संकरे गलियारे से दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इसे इस्थमिस ऑफ पनामा कहते हैं। यह महाद्वीप पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। यह अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इस महाद्वीप के उत्तर दक्षिण दिशा में लंबवत रूप में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी अपवाह वाली नदी अमेजन नदी बहती है। देखिए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। सबसे लंबी और सबसे बड़ी में आपको कंफ्यूजन होगा, चलिए उसको भी एक बार दूर कर देते हैं। किसी व्यक्ति के पास ये खेत है और किसी व्यक्ति के पास ये खेत है, बताइए इसमें से लंबा खेत किसका है? तो ये क्या है? लंबा। और ये क्या है? बड़ा। जब हम लंबाई की बात करते हैं तब हम केवल इसकी लेंथ को मेजर करते हैं, लेकिन जब हम बड़े की बात करते हैं तो लेंथ के साथ साथ ब्रेथ को भी मेजर करते हैं। देखते हैं कोई कपड़ा कितना लंबा है, उसकी चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो नील नदी है वो क्या है? लंबी नदी है। इसका मतलब वो चौड़ी नदी नहीं है, उसके अंदर चौड़ाई नहीं है, या उसकी जो ब्रेथ है वो कम है, यानी उसकी जो चौड़ाई है वो कम है, लंबाई ज्यादा है। तो केवल लंबाई अगर ज्यादा हो तो उसको क्या बोलते हैं? लंबा। इसका मतलब ये कैसा खेत है? लंबा खेत है। और ये कैसा खेत है? बड़ा खेत है। समझ गए आप लंबा और बड़ा में डिफरेंस? लंबा के अंदर क्या होता है? केवल लंबाई नापी जाती है, और बड़ा में लंबाई और चौड़ाई दोनों। तो अमेजन नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसमें अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह सभी दिशाओं में सागर व महासागर से घिरा हुआ है। उसके बाद लास्ट है अंटार्कटिका। यह महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। यह महाद्वीप वर्ष भर बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। इस पर कोई भी स्थायी मानव आवास नहीं है क्योंकि केवल यहाँ पे बर्फ है। अनेक देशों ने यहाँ अपने शोध संस्थानों की स्थापना की है। भारत ने भी मैत्री व दक्षिणी गंगोत्री नामक शोध संसाधनों की स्थापना अंटार्कटिका में की है। मैत्री व दक्षिणी गंगोत्री के अलावा भारत ने वहां पर भारती नाम से एक तीसरा शोध संस्थान भी खोला है। तो यहाँ पर हमारा अध्याय होता है समाप्त। ये जियोग्राफी का अध्याय 2 था। इससे पहले की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसके बाद की वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे। ये अध्याय काफ़ी लंबा है लेकिन इसमें सवाल बहुत सारे हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अध्याय समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार और प्ले करें, आपको अध्याय अच्छे से समझ में आ जाएगा। अध्याय का नाम था ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।